नमस्कार दोस्तों, विनय क्लासेस श्री माधोपुर की यूट्यूब लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं भीमराज मीणा। तो मित्रों, अपन ने पिछली क्लास में मगध का उत्कर्ष, सिकंदर का आक्रमण, इनके बारे में अध्ययन किया था। अब आज अपन आगे चलेंगे। सिकंदर के आक्रमण से आगे बढ़ते हुए अपन मौर्य वंश की तरफ चलेंगे। आगे चलने से पहले मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मित्रों, पिछली क्लास में अपन ने सिकंदर के आक्रमण की चर्चा की थी और इसमें चर्चा हुई थी कि भारत पर सिकंदर को आक्रमण करने का निमंत्रण तक्षशिला के शासक आम्बी के द्वारा दिया गया था और अपनी बात हुई थी कि आम्बी भारत का प्रथम देशद्रोही शासक था। तथा इससे आगे अपन ने बात की थी कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हाइडेस्पीज झेलम का युद्ध हुआ, जिसमें राजा पोरस पराजित हुआ। और लास्ट चर्चा अपन ने की थी कि सिकंदर के सेनापतियों के मध्य 321 ईसा पूर्व में एक ट्रिप्रेंडिस की संधि होती है। उस संधि में भारतीय प्रांतों का नाम नहीं मिलता। तो भारतीय प्रांतों का नाम नहीं मिलने का तात्पर्य यह हुआ मित्रों कि 321 ईसा पूर्व से पहले भारतीय प्रांतों को यवन आक्रमण से, यवन अधिकार से स्वतंत्र करवा लिया गया था। और इस स्वतंत्रता का जो नेता था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो दोस्तों, आज अपन अध्ययन करेंगे मौर्य वंश का। और दोस्तों, मौर्य वंश का समय मिलता है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। तो मित्रों, मौर्य वंश का जो टोटल समय मिलता है, मौर्य वंश का टोटल समय आता है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। दूसरी बात देखिए दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था बृहद्रथ। तो मित्रों, मौर्य वंश का प्रथम शासक तो मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व में उसी के सेनापति प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और मगध में एक नवीन राजवंश का उदय हुआ, जिसे आप कहते हैं शुंग वंश। तो अब मित्रों, अपन बात करेंगे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, कहां से आया, जाति क्या थी, कैसे शासक बना। तो सबसे पहली बात तो अपन करेंगे, एक लेखक का नाम लेंगे जिसका नाम था विशाख दत्त। और दोस्तों, विशाख दत्त के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी, एक ग्रंथ लिखा गया था जिसको बोलते हैं मुद्रा राक्षस। और इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द आया, वृषल। तो इस शब्द को देखते हुए अधिकांश विद्वानों ने अपना मत व्यक्त किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वर्ण का था। लेकिन दोस्तों, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वृषल शब्द का तात्पर्य शूद्रों से नहीं, वृषल शब्द का तात्पर्य लिया गया कि निम्न कुल में जन्म लेने वाला। अर्थात उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ तो उसकी पारिवारिक स्थिति निम्न थी। तो इस आधार पर यह सिद्ध नहीं हो सकता कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र रहा होगा।
दूसरा बात देखते हैं, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री दोनों की बात करते हैं। गुरु भी था, प्रधानमंत्री भी था, और उसका नाम मिलता है चाणक्य। चाणक्य के भी और नाम मिलते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अगर इसके वास्तविक नाम की बात की जाए तो वास्तव में तो इसका नाम था विष्णुगुप्त, और यह विशुद्ध रूप से एक ब्राह्मण था। अगर ऐसा रहा होता कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वर्ण का रहा हो तो निसंदेह ही चाणक्य कभी भी उसको शासक बनने में सहयोग नहीं करता। तो बात आती है कि फिर ये था कौन? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, और इन 8 भागों को 8 अलग अलग स्थानों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। इनमें से एक भाग पीपली वन के मौर्यों को मिला था। और दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य कहां का राजकुमार था? तो मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य पीपली वन का राजकुमार था। और पीपली वन में किन लोगों का शासक था? मौर्यों का शासक था भी। हालांकि अधिक जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन कुछ एक विद्वानों के अनुसार यह कहा जाता है कि पीपली वन के मौर्य शासक पर किसी अन्य राजा का आक्रमण हुआ, और उस आक्रमण में पीपली वन के मौर्य शासक पराजित हुए और वो मारे गए। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शिशु अवस्था में था, अतः चंद्रगुप्त मौर्य की माता चंद्रगुप्त को लेकर पाटलिपुत्र आ गई, और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण उनके मामाओं के द्वारा किया गया। कुछ समय बाद इस चंद्रगुप्त मौर्य को एक ग्वाले के हाथों बेच दिया गया। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में चंद्रगुप्त मौर्य पशु चारण का कार्य करता था, और एक दिन विंध्य जंगलों में चंद्रगुप्त मौर्य पशु चरा रहा था, और उसी रास्ते से चाणक्य जा रहा था। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके समकालीन आयु के बालक ग्वाले वो एक खेल खेल रहे थे जिसका नाम था राजकीलम खेल। यह खेल खेल रहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य की इस खेल की प्रतिभा से चाणक्य अत्यंत प्रभावित हुआ। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कारसापण में खरीद लिया। जिस ग्वाले के पास ये था, उस ग्वाले को चाणक्य ने 1000 कारसापण दिए और चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चाणक्य पाटलिपुत्र आ गया, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जब ये आया तो तक्षशिला का ये आचार्य था। कौन? चाणक्य। और चाणक्य ने तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि की शिक्षा दी, और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के नेतृत्व में एक कुशल राजनीतिज्ञ प्रशासक बन गया। जब चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसी समय लगभग सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, और सिकंदर के आक्रमण से अनेक अव्यवस्थाएं हुई। हालांकि मैंने आपको कहा था कि इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और भारत का यवनीकरण नहीं हो सका, लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं अवश्य हुई। उन अव्यवस्थाओं का लाभ चाणक्य
और चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और दोनों ने मिलकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। लेकिन मित्रों, अपने प्रथम आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को पराजित होना पड़ा और बुरी तरह से यह पराजित होकर कुछ समय के लिए छद्मवेश में भी रहे। कुछ समय बाद एक वक्तव्य सामने आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने जिस गांव में शरण ली, वहां से इनको प्रेरणा मिली कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण ना करके मगध के आसपास के जो क्षेत्र है पहले उनको जीता जाए। तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पंजाब को जीता और पंजाब में एक जाति रहती थी और उस जाति का नाम था आयुधजीवी जाति। आयुधजीवी जाति का तात्पर्य होता है मित्रों, ऐसे लोग जिनकी आजीविका युद्धों के द्वारा ही चलती थी। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर सर्वप्रथम पंजाब को जीता और पंजाब से आयुधजीवी नामक जाति को अपनी सेना में भर्ती किया और एक बहुत बड़ी सेना तैयार करके 322 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं आपको 323 ईसा पूर्व भी मिलता है, बड़ी सेना लेकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और अंतिम नंद शासक, जिसका नाम अपन ने लिया था घनानंद, इस घनानंद को पराजित किया और घनानंद इस युद्ध में मारा गया तथा चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और आधिकारिक तौर पर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज तिलक हुआ, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में सभी जगह पर एक ही प्रकार की शासन प्रणाली, कानून व्यवस्था लागू की। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे देखते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले फिर एक बार आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को यवनों की दासता से मुक्त करवाया, अर्थात जो सिकंदर के द्वारा भारतीय प्रांत जीते गए थे उन्हें वापस चंद्रगुप्त मौर्य ने जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किए। कैसे करते हैं देखिए दोस्तों, सीधी सी बात करते हैं। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का सेनापति, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, निकेटर का तात्पर्य होता है सेनापति। तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ। इस सेल्यूकस ने, जो सिकंदर ने भारतीय प्रांत जीते थे, उन्हें वापस प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। उस समय स्थितियां बदल चुकी थी, क्योंकि मगध पर एक शक्तिशाली शासक, राष्ट्रीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसमें
सेल्यूकस पराजित हुआ और पराजित सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना द कार्नेलियन, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। संभवतः यह भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। क्या कहेंगे इसको? भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का। इस विवाह के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दहेज में भी दिए, जिनके नाम है दोस्तों एरिया, जिसे कहेंगे आप हेरात, पेरो पनिस डाई, इसे कहेंगे आप काबुल, ज़ड्रोसिया, मकरान, अराकोसिया, कंदार। ये 4 प्रांत एरिया, हेरात, ये वाले नाम, इधर वाले नाम है यूनानी नाम और ये है भारतीय नाम। तो ये 4 प्रांत जिसे बोलेंगे एरिया, हेरात, पेरोपनिसडाई काबुल, ज़ड्रोसिया मकरान, अराकोसिया कंदार, ये 4 प्रांत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। जैसे ये प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को मिले, चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाएं भारत से निकलकर मध्य एशिया तक विस्तृत हो गई। इसीलिए इसको भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। अब दोस्तों, बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। 500 हाथी भी इसको दिए गए, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिया, तथा दोनों ने अपनी मित्रता को स्थायी रखने के लिए विवाह संबंध किए। और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, सेल्यूकस ने अपना राजदूत, नाम था मेगस्थनीज, और इस मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। मित्रों ध्यान रखेंगे, मेगस्थनीज भारत आने वाला प्रथम राजदूत था, पहला राजदूत था ये। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। हालांकि वर्तमान में इंडिका अपने मूल रूप में मौजूद नहीं है, और इस इंडिका से मौर्य साम्राज्य का इतिहास प्राप्त होता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में असम को छोड़कर संपूर्ण भारत शामिल था। प्रमाण है इसके, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति, जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, और इस पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात में एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम था सुदर्शन झील। गुजरात में सौराष्ट्र काठियावाड़ प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया।
और यह उर्जयत पर्वत पर स्थित थी। तो इस बात से यह भी सिद्ध होता है कि गुजरात भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। अशोक के अनेक शिलालेख प्राप्त होते हैं भारत के विभिन्न प्रांतों से, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अशोक ने अपने शासन काल में केवल एक युद्ध, कलिंग का युद्ध लड़ा था, अन्य कोई युद्ध लड़ा नहीं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के द्वारा एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया। दूसरा देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन मुनि, नाम था भद्रभाऊ, जैन मुनि भद्रभाऊ से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और ध्यान रखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु की बात की जाए, आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो वो है भद्रभाऊ। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्ण बेलगोला, कर्नाटक, पहाड़ी चंद्रगिरी नाम की पहाड़ी पर अपना अंतिम समय व्यतीत किया और यहीं पर रहते हुए 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का सलेखना के द्वारा निधन हुआ। तो दोस्तों, सलेखना के द्वारा अगर निधन होता है तो यह प्रमाणित हो जाता है स्वतः ही कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि जैन धर्म में अपने जीवन के अंतिम दिनों में या तो भयंकर व्याधि या फिर अपने वृद्धावस्था के कारण जैन मुनि अन्न जल छोड़कर मृत्यु को उपवास विधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने की जो विधि कहलाती है वो सलेखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में अन्न जल छोड़कर उपवास विधि के सलेखना के द्वारा, संथारा के द्वारा अपनी देह त्यागी, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। तो मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। अगली क्लास में अपन बिंदुसार और अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।